क्या सच में मार्केट जो है 20% गिरने वाला है? क्योंकि सोशल मीडिया में एक बड़ा कैंपेन जैसा आप कह सकते हो, बहुत सारे चैनलों पर ये बात आने लगी है। क्यों आ रही है ये बात? ये बात इसलिए आ रही है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही बिजनेस स्टैंडर्ड ने एक खबर को कवर किया था और उसमें ये 20% गिरने की बात की गई थी कि मार्केट में 20% की जो है गिरावट हो सकती है। इसके बाद से दुनिया भर के मतलब जो आप कह सकते हैं जो थोड़े से ठीक ठाक से यूट्यूब चैनल्स में भी और बाकी जगहों पर भी इसके बारे में बात होने लगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर ये है क्या, कौन है ये जो जिन्होंने ये कहा है, यानी मार्क फेबर हैं कौन, इनको इनकी जो पुरानी प्रिडिक्शंस हैं वो किस तरह से रही हैं, क्या ये लगभग हर बार सही हो जाते हैं या ये बहुत बार गलत होते हैं, क्या संभावनाएं बनती हैं कि सच में इनकी बात जो ये 20% वाली है ये आगे काम कर जाए, और हमारा व्यू क्या है मार्केट के ऊपर, और क्या कॉन्टेक्स्ट अभी फिलहाल दिखाई पड़ता है दुनिया की, अमेरिका की, चाइना की, उसके हिसाब से क्या ऐसा हो सकता है कि भारतीय बाजार 20% गिर जाए। हर एक पहलू में इसमें चर्चा करूंगा। निवेशक के रूप में अगर आप हैं या अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं या ट्रेड करते हैं, सभी के पहलू इसमें रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने कहा कि इस खबर के बाद ये बातें चलने लगी, यद्यपि ये खबर पहले की है और जाहिर सी बात है इस खबर के बाद जो डर का होता है वो सबके अंदर बढ़ता है। ये खबर आई थी करीब 22-23-24 जून को, लेकिन मैंने जानबूझ के कवर नहीं किया क्योंकि मैं इस टाइप की खबरें कवर नहीं करता हूं, और क्योंकि इसके बाद कई सारे चैनल में बात आने लगी तो फिर मुझे लगा कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में मैसेज में आए कि भाई ये सच में ऐसा हो सकता है। तो देखिए, पहले तो आप इसको पढ़ लीजिए। ये एक्चुअली मार्क फेबर हैं जिन्होंने ये बात कही है कि 20% उनको लगता है कि भारतीय बाजार घट सकते हैं, और इस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें कही हैं। पहले मैं इसको दिखा देता हूं आपको। तो उनका ये मानना है कि भारतीय बाजार जो 20% तक ओवर वैल्यूड है उनके हिसाब से 2024 की तुलना में, अभी भी उनको लगता है इतना होने के बाद, जबकि भारतीय बाजार 2 साल से चले नहीं है। लेकिन उन्होंने ये नहीं माना है कि भारत की जो है इसका शेयर बाजार पे तो वो मानते हैं कि गिरावट आना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं माना है कि जो है इंडियन इकोनॉमी खराब करेगी। साथ में उनको लगता है कि जो है वैश्विक मार्केट ठीक रहेगा। उनका मानना यह है कि सोना चांदी में थोड़ा तेजी रहेगी और कच्चा तेल में भी थोड़ा तेजी रहेगी। मोटा मोटी ये उन्होंने कहा है। मेन बात जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि भारतीय बाजार को वो नीचे देख रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी को वो ठीक ठाक सा देख रहे हैं, यानी फ्लैट देख रहे हैं। तो इकोनॉमी को वो फ्लैट देख रहे हैं, मार्केट को वो डाउन देख रहे हैं। अब आते हैं कि क्या ऐसा संभव है। तो अब समझने वाली बात है कि ये है कौन आदमी, ये जिन्होंने ये कहा है। तो अगर आप इनको समझेंगे तो ये हैं, यहां पर आपको ये समझ में आएगा कि अब इनको अगर हम समझना चाहें तो जाहिर सी बात है पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इनकी कितनी ये हैं एक्चुअली कौन, और किस तरह से इन्होंने ये बातें पहले से कहते रहे हैं। तो देखिए, ये जो जिनकी बात हो रही है यहाँ पर, तो ये काफी हद तक जो है हमेशा मंदी की बात करते हैं। इनको जैसे इनका नाम आपको मैंने दिखाया, तो मार्क फेबर नाम है इनका, लेकिन इनको डॉक्टर डूम भी कहा जाता है। डॉक्टर डूम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो इनकी कंपनी है वो भी इसी नाम से है। अगर आप इनकी कंपनी को देखोगे तो ये है, इनकी कंपनी का नाम है द ग्लूम, इसके बाद इसमें नाम आता है बूम डूम रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ये अक्सर पब्लिश करते हैं और इसीलिए डूम, डॉक्टर डूम के नाम से फेमस हो गए। यहाँ पर ये एक प्रकार से समझिएगा परमानेंट बेयरिश आदमी हैं, यानी ये परमानेंट बेयर हैं। इनको परमा बेयर कहा जाता है। परमा बेयर और परमा बुल क्या होता है जिसको नहीं पता है, तो परमा बेयर का मतलब ये होता है कि ऐसे जो एनालिस्ट होते हैं जो परमानेंट मंदी की बात करते हैं, वो ज्यादातर केसेज में उनको हर समय मंदी ही दिखेगा। वो कहीं भी सोचेंगे तो वो मंदी ही बोलेंगे, मंदी होगा मंदी होगा मंदी होगा, यानी परमानेंट मंदी वाले तो परमा बेयर हैं। इसी तरीके से कई सारे लोग परमा बुल होते हैं। परमा बुल कौन होता है? ज्यादातर भारत के केस में आप बहुत आराम से समझ पाओगे, ऐसे लोग जो परमानेंट तेजी की बात करते हैं कि हमेशा तेजी होगी तेजी होगी तेजी होगी, वो परमानेंट तेजी वाले यानी परमा बुल उनको कहा जाता है। जो भी ये परमा लगे वर्ड होते हैं, परमा के साथ रहें, जनरली उनकी एनालिसिस को आपको बहुत कम ध्यान देना चाहिए। परमा बुल वो लोग हैं जैसे म्यूचुअल फंड वाले हैं, चूंकि उनका फोकस है कि उनका एएमयू बढ़े, तो उनका जाहिर से बात है एयूएम को बढ़ाना है, तो वो परमानेंट बुलिश बात करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे और एनालिस्ट हैं जो किसी भी कारणों से अलग अलग प्रकार से वो परमानेंट बुल की बात करते हैं। उसी तरह ये परमानेंट बेयर वाले हैं। अगर आपने सुना हो रॉबर्ट कियोसाकी को, जो रिच डैड पुअर डैड लिखे हैं जिन्होंने किताब, तो वो भी एक परमानेंट बेयर है। वो परमानेंट जो है गिरावट की बात करते हैं, जनरली उनको गिरावट ही दिखता है, उनको भी परमा बेयर आप कह सकते हैं। इसी तरह से
मार्क टेली हैं, कई अलग अलग लोग हैं जो परमा गिरावट की बात करते हैं। खैर, ये इतिहास हो गया इनका। अब इन्होंने जो भविष्यवाणियां की हैं, क्योंकि जो भविष्यवाणी आप कर रहे हो वो तभी तो सार्थक मानी जाएगी कि पहले आपने क्या कहा है और उसके आधार पर हम कितनी बातें सही मान लें कि तुम आप जो कह रहे हो वो होती हुई दिखाई पड़ेगी। तो पहले इनकी जो सही भविष्यवाणियां हैं वो समझिए। तो देखिए, जब ये यंग उम्र में थे तब इनकी जो भविष्यवाणियां हैं वो ज्यादा सटीक रही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन्होंने ब्लैक मंडे, जो अमेरिका के इतिहास में ब्लैक मंडे की बात थी, उससे ठीक एक हफ्ता पहले जो अमेरिका में बड़ी गिरावट हुई थी, ब्लैक मंडे वाली गिरावट जो 1987 में गिरावट हुई थी, जिसमें डाउ जोन्स उस समय 22% एक ही दिन में डाउ जोन्स में गिरावट हुई थी, वो इन्होंने सही प्रिडिक्ट किया था। तकरीबन एक हफ्ते पहले इन्होंने ये कह दिया था कि डाउ जोन्स में एक बड़ी गिरावट हो सकती है। तो ब्लैक मंडे इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा समय है जहां पर इनको सबसे बड़े एनालिस्ट का खिताब मिल जाता है। लेकिन उसके बाद, जैसे मैंने कहा, ये परमानेंट बेयर बन गए, तो धीरे धीरे करके इन्होंने लगातार बेयर की ही बातें करी। चूंकि पहला जो सक्सेस मिला वो बेयर बात करने से आई, यानी गिरावट की बात करने से इनका पहला सक्सेस आया था। तो उसके बाद ये धीरे धीरे करके परमानेंट बेयर के रूप में काम करने लग गए। उसके बाद फिर उन्होंने जापान के ऊपर बात करी। जापान में एसेट बबल 1990 में एसेट बबल वहां का फटा, बहुत गजब का वहां पर एसेट बबल रहा। जमीनों की कीमतें, थोड़े थोड़े एरिया की जमीनों की कीमतें जापान की पूरे के पूरे अमेरिका के एक एक बड़े शहर से ज्यादा की कीमत होने लग गई थी। एक ऐसा वक्त था 1990 में, तब इन्होंने एसेट बबल की बात करी। और उसके बाद ये बात भी इनकी सही हुई थी कि जापान में जो रियल एस्टेट है वो बहुत ज्यादा कीमत पे है। और उसके बाद वहां पर ना सिर्फ रियल एस्टेट फॉल हुआ, बल्कि जापान में स्टॉक मार्केट भी वहां पर करीब 20 साल तक जो है चला नहीं। और अभी भी धीरे धीरे करके हम अभी भी जापान में वो जो दौर था 1990 का दौर, उसी को जस्ट अभी हमने क्रॉस किया है। आज 2026, 25, 26 में वो समय निकला है, यानी 30 साल हो गए जापान का स्टॉक मार्केट अब जाकर के उसके ऊपर गया है। तो पहले शुरुआती चरण में करीब 15-18 साल तो जापान का मार्केट घटता रहा। वहां पर भी इन्होंने रियल एस्टेट को लेकर के जो बात कही थी वो बात सही हुई। और ये दो जो आपका प्रिडिक्शन था, इन्होंने इनको एक स्थापना कर दिया कि ये एक बहुत बड़े एनालिस्ट हैं। और उसके बाद से इनकी वैल्यू हमेशा बनती चली गई, बातें इनकी सुनी जाने लगी। अब जैसे मैंने कहा कि दो बड़ी प्रिडिक्शन बेयर के रूप में हुई, तो जाहिर सी बात है ये हमेशा परमानेंट बेयर के रूप में काम करने लगे, या इनकी जो बेयर भविष्यवाणियां थी वो ज्यादा सुनी जाने लगी, उसी तरह के मंचों पे बुलाया जाने लगा। और आने वाले वक्त में, यानी 1990 के बाद के दौर में, ये लगातार गिरावट की भविष्यवाणियां करते रहे। इसके बाद 97 में जो आपको एशिया की बाजारों में गिरावट आया, वहां पर भी इनका सक्सेस रेट रहा। और उसी तरीके से 2000 के आसपास, यानी .com बबल फटने से थोड़ा सा पहले या उसी टाइम आप जो है इन्होंने ये बात कही थी कि गोल्ड में एक बड़ी करेक्शन हो सकती है। और 2001 में गोल्ड में वापस से एक बड़ी करेक्शन हुई। तो ये बातें इनकी काफी हद तक सही साबित हुई। यहां पर यह बात याद रखिएगा कि इनकी जो मेजर सक्सेस मिला 2000 के पहले का है। अब क्या व्यक्ति हमेशा सही साबित हुआ? नहीं, ये व्यक्ति हमेशा सही साबित नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ, वक्त बीता और जैसे जैसे करके, जब आप एक चीज समझिए, एक एनालिस्ट के रूप में आप तब तक तो सही हैं जब तक आप अपने काम के प्रति ईमानदार हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने काम के प्रति ईमानदार ना होकर के अपनी इमेज के लिए प्रिडिक्शंस करेंगे, वो चीज फिर जो है बाजार आपको उस इमेज को नहीं बना के रखने देगी। अब हुआ क्या कि 2000 के बाद धीरे धीरे करके ये बार बार, चूंकि मैंने कहा परमानेंट बेयर हैं, तो इन्होंने बार बार क्या किया, बार बार मंदी की ही भविष्यवाणी ये करते चले गए। इन्होंने कभी भी तेजी की भविष्यवाणियां नहीं करी, मंदी की ही भविष्यवाणियां करते जा रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि अब वक्त बदल गया और आप अपनी इमेज को लेकर के काम कर रहे हैं शायद, तो उसके नाते धीरे धीरे करके इनकी जो भविष्यवाणियां हैं वो खराब होती चली गई। तो इन्होंने क्या कहा था आप देखिएगा, तो इनकी जो गलत भविष्यवाणियां हैं उसमें 2008 में जब बाजार घट गई तो इन्होंने कहा कि 2008 के बाद मार्केट को 10 साल लग जाएंगे, करीब 10 साल लग जाएंगे। इन्होंने कहा कि 10 साल लग जाएंगे, 2008 का जो तेजी है वो 2008 के लेवल नहीं निकलेंगे। लेकिन अगले ही साल, अगले 2 साल के अंदर जो अमेरिकन मार्केट है, डाउ जोन्स है, भारतीय बाजार तो उस समय उतना घटे भी नहीं थे। याद करिए 2009 में तो हम अपने लाइफ हाई पे ट्रेड हो रहे थे। भारत में सरकार बनी कांग्रेस की और भारत ने अपर सर्किट अपनी जिंदगी में पहली बार शेयर बाजार में देखी, और वो इकलौती बार भी है जब भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही। पूरा का पूरा भारत के ऊपर उतना इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन खैर, तो अगले 2 साल जो थे 2008 के बाद, उसी में अमेरिकन स्टॉक मार्केट तकरीबन 48% से ज्यादा ऊपर की तरफ चला गया। 2009 में इन्होंने कहा
कि अमेरिका में एक बहुत हाइपर इन्फ्लेशन आने वाला है, बहुत महंगाई बढ़ जाएगी और ऐसा कुछ होगा कि जिम्बाब्वे जैसी स्थिति हो जाएगी अमेरिका की, यानी यूएसए की स्थिति को इन्होंने जिम्बाब्वे जैसी स्थिति की बात करी। रॉबर्ट मुगाबे वाली कहानी कही। रॉबर्ट मुगाबे की कहानी कभी और डिटेल में करेंगे। जो है जिम्बाब्वे में उस समय थे, तो वो पूरा का पूरा जो है जॉर्ज स्पेट वाली कहानी वहां पे आई, कई सारी चीजें वहां पे आई। तो उन्होंने कई अलग अलग जगहों से इसकी तुलना करी। तो उसके बाद विवाद काफी बड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी अमेरिका में ऐसा कोई हाइपर इन्फ्लेशन नहीं आया, जिम्बाब्वे जैसी स्थिति नहीं आई और वहां पर भी इनकी इन्फ्लेशन, इनकी जो बात है वो गलत हुई। तो 2008-2009 के बाद गलतियां शुरू हो गई। 2012 में इन्होंने कहा कि जो है 100% जो है अब एक बड़ी क्रैश आने वाली है। 2012 में इन्होंने कहा कि 100% एक बड़ी क्रैश आ जाएगी और उसके बाद फिर क्या हुआ, 2012-13 के अंत में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि ग्लोबल जीडीपी जो है वो तकरीबन 3.5% से बढ़ने लग गई थी। तो 2012-13 में भी इनकी जो प्रिडिक्शन है वो भी काफी गलत साबित हुई और वो सही नहीं बन पाया। इवन सरकार के प्रति भी कुछ विरोध रहा, राजनीतिक रूप से भी विरोध रहा। फिर मैंने कहा कि जब आप अपने फेम के लिए काम करोगे तो फिर मामला गलत हो जाएगा। इन्होंने 2012 में बोला कि अगर जो है ओबामा जीत जाएंगे तो मार्केट 20% करेक्ट हो जाएगा, जबकि ओबामा के जीतने के बाद मार्केट जो है 30% ऊपर चला गया। अब होता यह है कि ये जो परमानेंट बेयर या परमानेंट बुल लोग होते हैं, ये बड़े अच्छे ढंग से चीजों को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि मैंने जो है जो भी प्रेडिक्शन मैंने करी है, ये प्रेडिक्शन कितने दिन में सही हो जाएगी, यानी कोई टाइम बेस्ड बातें नहीं की जाएंगी, ऐसा हो जाएगा। अब मैं रॉबर्ट कियोसाकी का शुरुआत में नाम लिया, अगर आप 2020 में सुनेंगे तो भी रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे थे गिरेगा, मंदी आएगी। 2022 के इंटरव्यू निकाल के देख लीजिएगा, मंदी आएगी। 2024 के इंटरव्यू देख लीजिएगा, मंदी आएगी। 2026 के इंटरव्यू देख लीजिए, मंदी आएगी। हर समय मंदी ही आएगी, तेजी नहीं आ सकती है उनके पास, क्योंकि वो परमानेंट बेयर हैं, उसी कैटेगरी में ये हैं। परमानेंट बेयर की बात है तो परमानेंट वो मंदी 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 करेंगे। अब प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप 2020 में बोले हो और अगर कहीं 2024 में बाजार घट गई तो भी मीडिया इस ढंग से मैनेज की जाती है कि 2024 में भी वो वही रिपोर्ट दिखाएगी कि इन्होंने कहा था और अब गिर गया। भले 4 साल में मार्केट पहले 400% बढ़ गया और उसके बाद अगर वो घटेगा भी 40-20% तो भी वही कहानी हो जाएगी कि अरे यार ये तो इन्होंने कहा था और बाजार जो है उसके हिसाब से देखो गिर गई। तो ये चीज बहुत देखने को मिलती है कि पहले जो तेजी होगी, भले ही एक आदमी ने 2022 में बोला हो, उसके बाद बाजार 300% बढ़ जाए कोई भी चीज और उसके बाद फिर वो घट भी जाए 30%, तो बात की जाएगी कि हाँ देखो इन्होंने 2022 में बोला था। तो ये बातें लगातार रही हैं। इवन अगर आप इन्हीं की बात करिए तो इन्होंने भी 2020 के समय में, मैंने दोनों लोगों की रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, तो 2020 में भी ये दोनों लोगों ने जो है ये कहा था कि जो है मार्केट को अब क्रैश से उभरने के लिए कम से कम 5 से 7 साल लग जाएगा। यानी 5 से 7 साल का प्रेडिक्शन ये 2020 में भी कर चुके थे कि मार्केट अगर उभरेगा तो बहुत समय लगेगा। मार्केट कितने समय में उधरा? 2020 के बाद 2021, 2022, 2023 लगातार ऑल टाइम हाई दुनिया भर के बाजारों ने लगाया। तो वहां पर भी चाहे आप बात करिए किसी भी परमानेंट बेयर की बात करिए, वो सारे फेल हुए थे, उसमें इनका भी नाम था। तो हर जगह पे ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट सक्सेसफुल रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर ये रहे। लेकिन जब इस टाइप की रिपोर्ट्स प्रकाशित की जाती है तो ये नहीं बताया जाता कि मार्क फेवर के पुराने काम किस तरह के हैं, ये किस तरह की विवेचना करते रहे हैं, किस तरह के इनकी जो विवादों में रहे हैं। तो ये बातें अगर आप नहीं करोगे तो किसी व्यक्ति का सिर्फ एक पहलू सामने रखने से फिर उस बात की कोई खास वैल्यू नहीं रहती। लेकिन जनरली यूट्यूब ने इसी तरह से किया, यूट्यूब के बाकी चैनल्स ने, यूट्यूब ने नहीं मतलब यूट्यूब के जो अन्य वीडियोस हैं जिनकी आपने देखा और जिसके बाद लोगों में थोड़ा एक पैनिक आया, तो उसमें इसी ढंग से बताई गई। जो अच्छी बातें हैं वो तो बता दी गई, जो इस पे सक्सेस हुए वो बता दी गई, लेकिन जहां पे ये सक्सेस नहीं हुए उस बात को करा ही नहीं गया। बात दोनों करो भाई, जब सक्सेस हुए तो वो बताओ, जब फेल हुए तो वो बताओ। तो अब समझ में आए कि क्या है। तो परमानेंट बेयर हैं, लगातार बातें करते हैं। 2002 से पहले सक्सेस रेट ज्यादा था, उम्र जब तक 45-50 की थी, अब उम्र ज्यादा है। और इस केसेज में मैं उम्र को दोष नहीं दूंगा, लेकिन क्या होता है कि वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। अब जैसे आज की डेट में आप एग्जांपल लो तो दुनिया में इतनी बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं कि 2000, 2002, 2005 में किसी ने सोचा भी नहीं था। आप कभी कल्पना करो कि किसी ने ये कहा, आज तक क्यों नहीं कहा, चाहे जितने परमानेंट बुल भी रहे हो वो भी नहीं कहते कि कोई कंपनी 4 ट्रिलियन की बन जाएगी। दुनिया की जो जीडीपी है उसमें अमेरिका, चाइना के बाद जो तीसरा नंबर आता है वो एनमीडिया है। मतलब एनमीडिया इतनी बड़ी है कि दुनिया की तीसरा देश बन सकता है। वो किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक देश, एक कंपनी जो है दुनिया के तीसरा सबसे नंबर का देश बन जाएगा।
आप कल्पना करो क्या किस लेवल पे है कंपनियां। तो ये कल्पनाएं भी नहीं हुई। और इसी तरह से किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया कि नाइकी जो है वो खत्म हो जाएगा। आज की डेट में अगर नाइकी के स्टॉक को देखिए तो एकदम जमीन पे चला गया है, जो कि दुनिया में आज भी, जबकि मैं नाइकी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है, बातें खूब चल रही हैं, लेकिन नाइकी कहां है, खत्म होने के कगार पे है, एकदम गिरता चला गया है, एसेंशियल 9 के पी पे चला गया है। तो ये बातें नहीं की जाती हैं, ना तो परमानेंट बेयर इसको बोलते हैं, ना परमानेंट बुल बोलते हैं। तो ये वो लोग जनरली टाइम वाइज नहीं बात करते। तो कोई भी चीज जब आप कोई प्रिडिक्शन करें, भविष्यवाणी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो हमेशा ये सोचिए कि क्या उसमें टाइम कही जा रहा है। अगर मैंने कोई बात कही है तो मैं उसमें जनरली टाइम बोलता हूं कि भाई ये 6 महीने से 1 साल के बीच में मुझे ऐसा लगता है, आज 2 दिन, अगले 2 दिन के लिए मुझे ऐसा लगता है। जैसे इस चैनल पर मैं जो वीडियो बनाता हूं, थोड़े वहां पे टाइम होराइजन हमारा बड़ा होता है, 3 महीना, 6 महीना, साल भर के व्यू के हिसाब से हम बात करते हैं। सेकंड चैनल पे जो जिस पर डे टू डे वीडियोस मेरी आती है, थोड़ा कम आ पा रही है, आने लग जाएंगी आज से, तो वहां पे जो मेरा सेकंड चैनल है अतुल वर्मा जो है स्टॉक मार्केट, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, जिस पर मैं डे टू डे वीडियो, डे टू डे मार्केट अपडेट के हिसाब से वीडियो डालना चाहता हूँ और डालता भी हूँ। बीच में रुक गया था, आज से फिर से चालू हो जाएगी। तो वहां से मेरा व्यू 1 से 2 दिन का होता है, तो उसके हिसाब से हम बात करते हैं। एक ही व्यक्ति के 2 समय में 2 व्यू होते हैं, लेकिन समय मैं बताता हूं। अगर आप समय नहीं बता रहे हैं तो उसकी कोई कीमत नहीं है, फिर वो ढोल पीटने जैसा है कि मैंने कहा तो था, ये हो गया, नहीं हो गया, हो गया, उससे कोई फर्क नहीं। और मैं बराबर एक ही बात कह रहा हूं कि गिरेगा गिरेगा गिरेगा, और बढ़ने वाले बराबर एक ही बात कह रहे हैं कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कभी ना कभी तो बढ़ ही जाएगा और कभी ना कभी तो गिर ही जाएगा। ये स्टॉक वाइज भी बात कम करते हैं, ये ज्यादातर कोशिश होती है कि इंडेक्स पे ही या बड़े लेवल पे बात की जाए, क्योंकि स्टॉक वाइज सही होना, सक्सेस रेट हमेशा कम हो जाता है। तो जो परमानेंट बुल या परमानेंट बेयर होते हैं, ये जनरली पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर बात करते हैं, ये जनरली स्टॉक पर भी नहीं करते, नहीं तो फिर वो जो है जांच करना ज्यादा इजी हो जाएगा, तो वो भी नहीं करते। तो खैर, तो ये एक परमानेंट बेयर की कहानी है जो आपने सुनी है, जो आपको मालूम चल रही होगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो कहानी वही है कि जैसे यहाँ पर एक टूटी हुई जो घड़ी होती है, ये एग्जाम्पल आया, तो जो टूटी हुई घड़ी होती है वो भी समय 2 बार तो सही ही बताती है, दिन में 2 बार तो सही ही बताती है, भले वो कोई समय पर बंद हो गई हो, टूट गई हो। तो कहानी वही है कि जो परमानेंट वेयरबल होते हैं वो 2 बार तो वो सही हो ही जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार सही नहीं होंगे। बार बार सही होने के लिए एनालिसिस करना पड़ेगा। खैर, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर ऐसा होगा? क्या आपकी उम्मीद ऐसी है? देखिए, मुझे ऐसा इसलिए नहीं लगता, मैं थोड़ी सी पॉइंटर इसमें अपने ऐड जरूर कर दे रहा हूं। अगर आप मुझे रेगुलर बेसिस पे देखते होंगे तो मैं आपको कई बार मैंने कहा है कि मैं काफी लंबे समय में मार्केट के, इंडियन मार्केट पे एक कंसोलिडेटिव मूव में हूं, कि मार्केट कोई बहुत बड़े दायरे को बनाया हुआ है। जिस तरह से अभी हम एक निचला स्तर हमने 22,000 के आसपास बनाया, और अब 22,500 कर लो और ऊपर कहीं 26,400 कर लो, और उस दायरे में शायद हम एक लंबा समय गुजारेंगे। लंबा समय कितना हो सकता है? शायद साल हो सकता है, शायद 2 साल भी हो सकता है, बट स्टॉक वाइज बहुत सारे मूवमेंट मिलेंगे पॉजिटिव साइड पर और वो ऊपर जाएगा। ये कठिन मार्केट है। कठिन मार्केट इसलिए है क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी अलग अलग प्रकार से है। अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, फिर किसी दिन चर्चा करूंगा वीडियो में डिटेल में इसके बारे में। अब अगर आप एक चीज समझिएगा तो देखिए, इस समय करंट स्थिति ये है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। तो करंट स्थिति ये है कि हाँ, यहाँ पर करंट स्थिति ये है कि अगर हम चाइना की बात करें, देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैं किसी दिन डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन चाइना का जो M2 है इस समय जीडीपी का 250% है। M2 जीडीपी का 250% का मतलब समझते हैं? तरलता, यानी पूंजी जो है वो दबा के छाप रहा है, दबा के नोट छापी जा रही है, दबा के लोन दिया जा रहा है, और लोन बुक लगातार बढ़ रही है, पूंजी छप रही है। जब पूंजी, तरलता को देश लगातार प्रिंट कर रहा है और डाल रहा है, मार्केट जनरली उस पर बबल की फॉर्मेशन में जरूर जाएगा, लेकिन वो इतनी जल्दी क्रैश क्रिएट होने नहीं देगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया एनमीडिया का, क्या एनमीडिया जो कि इस टाइम एआई में दुनिया भर का पैसा डाल रहा है, वो क्रैश लाने या होने की संभावना के बारे में नहीं सोच रहा है? अगर वो क्रैश होगा तो वो एनमीडिया खत्म हो जाएगा, एनमीडिया की वैल्यूएशन पर कितना बड़ा असर आएगा। तो अभी वो कंपनियां नहीं है जो कि आप 2000 में देखते थे, 2008 में देखते थे। आज की डेट की कंपनियां बहुत बड़ी हैं। आज की डेट की जो जीडीपी की स्थिति है, जो दुनिया की इकोनॉमी की स्थिति है, चाइना पूरी दुनिया को लीड कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में। आप उसका M2 करेंसी देखो, 240 के ऊपर है यहां पर, और 500% का चाइना ने क्या किया है, M2 करेंसी में ग्रोथ किया है 2008 के बाद। 2008 के बाद जो पूरी की पूरी चाइना की मैन्युफैक्चरिंग है वो नोट प्रिंटिंग पर डटी हुई है। वो लगातार नोट छाप रहा है, छाप रहा है, छाप रहा है, छाप रहा है, और उसके नाते दुनिया भर में जो है तरलता जा रही है। तो एक दिन में या इतनी जल्दी उसको कम नहीं करेंगे, और जब तक ये ड्रिवन रहेगा तरलता पूंजी M2 के नाते, तब तक मार्केट जो है जल्दी क्रैश नहीं करेगी। कंपनियों की स्थिति भी यही है। एआई बबल अगर फटना भी हो, जिसकी बात बहुत करते हैं लोग, किसी दिन मैं डिटेल चर्चा करूंगा, लेकिन बताया हुआ है मैंने कि जनवरी फरवरी 2027 से पहले कोई चांसेज ही नहीं है कि एआई बबल में कोई बड़ा टूट हो, क्योंकि उसके पहले तो कंपनी अभी लिस्ट ही नहीं हुई है। अगर कंपनी लिस्ट ही नहीं हुई है
तो बबल फटने का फायदा कैसे मिल सकता है कंपनी को। और वो कंपनियां जो दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रूप में बन चुकी हैं, वो इतनी जल्दी तो बबल को फटने नहीं देने वाली हैं, तो वो तो प्रिंट करवाती रहेंगी। अमेरिका की स्थिति क्या है? अमेरिका भी इस समय, अगर आप जीडीपी की बात करें, जापान 150, जापान का जीडीपी पे 185 पे ये आपका जापान ट्रेड कर रहा है M2 पर। उसी तरह अमेरिका जो है करीब 120-30 के आसपास भारत ट्रेड कर रहा है, अमेरिका ट्रेड कर रहा है 120-30 के आसपास, और भारत भी 85 से 90 की रेंज में चला गया है। किसी दिन मैं आपको M2 पे डिटेल चर्चा करूंगा, क्योंकि इसका जितना ही बढ़ेगा M2 M3, उतने ज्यादा लोन के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, उतने ज्यादा आम आदमी को लोन नहीं मिलेगा भारत में। आरबीआई इसीलिए टाइट हो रहा है, खैर वो अलग पहलू हो जाएगा, किसी और दिन चर्चा करेंगे। लेकिन जब इस तरह की करेंसी प्रिंटिंग हो रही है ना, तो मार्केट को कोई गिरने नहीं देगा। तो आप ये मान के चलें कि इस मार्केट में इतनी आसानी से कोई चीजें बिगड़ जाएंगी, नहीं लगता है। तो मैंने इसीलिए बोला कि मेरा जो व्यू है कि एक लंबे समय में हम कहीं एक दायरे बंद में रहेंगे, क्योंकि भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर रही है। हमारे लिए मानसून की एक प्रॉब्लम है, ऊपर की साइड में हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है। फिलहाल हमारे यहाँ से एफआईआई को एक नफरत हो गई है, वो बेच के जा रहे हैं। मानसून फिलहाल हमारे देश की स्थिति सही नहीं है, बारिश नहीं हो पा रही है, तो मानसून का एक प्रॉब्लम जो है वो तो रहेगा। अब अगर ये तीन बड़े फैक्टर हमारे सामने हैं, वहीं पर जो फंड फ्लो है, डीआईआई का पैसा जो आम आदमी पैसे डाल रहा है, तो वो तो डाल रहा है, तो वो डालेगा ही, वो डाल ही रहा है, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। भारत भी, हम अगर आप पिछले 5 साल की बात करें, 2020 से 2026 तक कर लीजिए, हम लगातार M2 M3 बढ़ा रहे हैं, तो हम भी खूब प्रिंट कर रहे हैं, तो हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो हम भी पैसा डाले जा रहे हैं। तो जब प्रिंटिंग हो रही है, तो उस पीरियड में ऐसा नहीं संभव है कि आप गिर जाओगे। हाँ, ये हो जाता है कि नीचे जब आओगे तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा, उस M2 M3 का, डीआईआई का या बाकी चीजों का सपोर्ट मिल जाएगा। जब ऊपर जाओगे तो सेलर आ जाएगा, चूंकि दुनिया भर की कहानी है। तो ये सारे बड़े फैक्टर हैं जो ऊपर रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट बनाते हुए घूम रहे हैं। और इसीलिए जब चूंकि भारत की एआई भी नहीं है भारत के पास, तो जब एआई भी नहीं है भारत के पास, तो एआई के नाते भारत में माना जा रहा है कि जॉब लॉस हो सकती है। जब जॉब लॉस हो जाएगी तो और लोगों को प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि सैलरी को लेकर के प्रॉब्लम है। तो फिर जो एफएमसीजी है, जो कह सकते हैं जो बिक्री है, जो डिमांड है, वो डिमांड साइकिल में कमी आ रही है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। इसी तरीके से नीचे सपोर्ट्स कई प्रकार से जो सरकारी योजनाओं के तहत डाली जा रही है, सरकार फ्रीबीज बांटती है, तो उसका एक इम्पैक्ट कॉस्ट रहता है। तो एक लंबे पैमाने पर हम अंडर परफॉर्म कर जाएं, इसकी संभावनाएं ज्यादा हैं। साथ में चूंकि महंगाई तो हमारे देश में बढ़ी रही है, तो मार्केट जब महंगाई बढ़ती है तो उतना परसेंट से तो ऑटो डिडक्शन में चली जाती है। यानी अगर आप 6% की महंगाई है, तो अगर 1 साल तक बाजार कहीं ना गई, तो कॉमन सेंस है कि रुपया की कमजोरी के नाते और 6% महंगाई के नाते मार्केट खड़ी हुई मार्केट, अगर 1 साल तक बाजार 24,000 पे ही खड़ी रह जाए, मैंने पी वाली वीडियो आपके सामने करी थी, तो अगर 1 साल तक यहीं खड़ी रह जाए, तो जो 22 का पी है वो घट करके कहीं आपका 19 का पी बन जाता है, तो सॉरी 20 का पी बन जाता है। 2 साल यहीं खड़ी रह जाए तो 18 का पी बन जाता है। तो स्टैटिकल रहने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ज्यादा बढ़ती हैं। खैर वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एक ही वीडियो में बहुत सारी बातें करता हूं, वैसे भी कम लोग को समझ में आता है, इतनी ज्यादा डिटेल में बात कर लेता हूं। तो खैर, तो इस तरह से आप समझें कि बाजार कंसोलिडेटिव हो सकती है। मुझे इनकी रिसर्च पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। मेरा मानना है कि मैं परमानेंट बेयर या परमानेंट बुलों की बात नहीं सुनता हूं, क्योंकि ये लोग काफी हद तक बायस्ड होते हैं, और जैसे मैंने इनका हिस्ट्री भी बताया तो वो आपको समझ में आया होगा। खैर, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप जरूर लिखिएगा कि आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हो सकता है। आप मेरी बात से सहमत हैं, असहमत हैं, जो भी हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कितना गिरा रहे हैं आप बाजार को, कितना बढ़ा रहे हैं आप बाजार को, वो सब लिखिए। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।